हेलो एवरीवन। 60 डे चैलेंज डे 20। हमारा पहला सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं शुद्धि। जो भी हमारी वाक्य में शब्दों में शुद्धि होती है, आज हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। अशुद्धि शोधन अर्थ। भाषा में शब्दों या वाक्यों के गलत प्रयोग को सही करना अशुद्धि शोधन कहलाता है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां शब्दों को लिखते समय मात्रा, अक्षर या वर्ण के गलत प्रयोग से वर्तनी अशुद्धि होती है। वर्तनी की अशुद्धियां प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए शब्दों की शुद्ध वर्तनी याद रखनी चाहिए। महत्वपूर्ण शुद्ध अशुद्ध शब्द जिनको शुद्ध करके लिखा गया है, जैसे आशीर्वाद, उज्ज्वल, अत्यधिक, अनधिकार। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, ठीक है। कृतज्ञ, दुर्वस्था, स्वास्थ्य, स्रोत, व्यवहारिक, पूजनीय, प्रतियोगिता, आशीर्वाद, उज्ज्वलता, सुसुप्ति, तिरस्कार। वाक्य संबंधी अशुद्धि। वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया या शब्दों के अनुचित प्रयोग के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं जिनको शुद्ध करके लिखा गया है। पहला देख लेते हैं, सीता बाजार गया। सीता तो यहाँ पे लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आएगा, सीता बाजार गई। राम और श्याम जा रहा है। यहाँ पे राम और श्याम दो लोग हैं, तो ये क्या बनेगा, राम और श्याम जा रहे हैं। मुझे ठंडा पानी पीनी है। ठंडा पानी पीनी गलत हो जाता है, मुझे ठंडा पानी पीना है। वह कल स्कूल जाता था। अब वह कल स्कूल जाता था कितना गलत हो जाएगा, है ना। ठीक, क्या होगा, वह कल स्कूल गया था। मैंने उसको बुलाया, ये गलत वाक्य है, इसका सही होगा मैंने उसे बुलाया। मेरे को यह काम पसंद है, मुझे यह काम पसंद है, ठीक है। वह मेरे से बड़ा है, यहाँ मेरे से नहीं आएगा, यहाँ मुझसे आएगा। वह मुझसे बड़ा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चे है तो क्या आना चाहिए, रहे आना चाहिए, है ना। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यह दोनों लड़के अच्छे हैं। तो यह किसी एक चीज के लिए यूज होता है, बस ये दोनों के लिए यूज हो रहा है, तो ये दोनों लड़के अच्छे हैं। उसने मेरे को पुस्तक दी। यहाँ मेरे को की जगह क्या आएगा, उसने मुझे पुस्तक दी। लिंग की अशुद्धि, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग या इसके विपरीत। वचन की अशुद्धि, एक वचन की जगह बहुवचन या इसके विपरीत अर्थ। Here are some MCQs, so pause the video and do answer in comment section. Our next subject is English. आज हम इंग्लिश में करने वाले हैं हमारा रूल नंबर 20। तो चलिए देखते हैं। In if, each, either, neither, none, one, any are followed by of, the noun or pronoun after of will be plural, but the remaining part of speech will be singular number. यदि ईच, आइदर, नाइदर, नन, वन, एनी के बाद ऑफ आता है, तो ऑफ के बाद आने वाला संज्ञा या सर्वनाम बहुवचन होगा, लेकिन वाक्य के बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वचन होंगे, मतलब सिंगुलर होंगे। देख लेते हैं, आइदर, नाइदर, नन, वन प्लस ऑफ द बॉय हैज डन हिज वर्क। ऑफ के बाद या नाउन प्रोनाउन प्लूरल, लेकिन बाद में जो आएगा वो सिंगुलर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच ऑफ दीज बुक्स इज वेरी यूजफुल। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क। ओके, हियर आर सम मोर एग्जाम्पल, लेट्स सी। नंबर 1, ईच ऑफ दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल। नो, अभी बताया ना मैंने आपको, क्या आएगा, यस, इज आएगा। ईच ऑफ दीज बुक्स इज वेरी यूजफुल। सेकेंड, नन ऑफ देम हैव अराइव्ड फॉर द रिहर्सल। यहाँ पर हैव की जगह पे क्या आएगा, हैज। नन ऑफ देम हैज अराइव्ड फॉर द रिहर्सल। थर्ड देख लेते हैं। वन ऑफ माई नेबर्स आर क्वेरलसम। अब यहाँ पे वन ऑफ होता है, तो फिर इसके बाद प्लूरल और उसके बाद क्या आएगा, सिंगुलर। यस, वन ऑफ माई नेबर्स इज क्रूएलसम। ओके, अब एक और बार इसका रूल याद कर लेते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, नन, वन प्लस ऑफ, फिर क्या आएगा, नाउन प्रोनाउन आफ्टर ऑफ प्लूरल, और उसके बाद वर्ब कौन सी आएगी हमारी, सिंगुलर। ठीक है, ये हमको याद रखना है। Here are some MCQs, so pause the video and do answer in comment section. Our next subject is maths, और मैथ्स में आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। दो समान प्रकार की राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। अनुपात के संकेत
ऐसे ही होते हैं, बीच में डबल डॉट्स आते हैं। अनुपात का सामान्य रूप a is to b इज इक्वल टू a अपॉन b, जहाँ a पूर्व पद और b उत्तर पद होता है। यदि 20 और 30 का अनुपात लिखना है तो 20:30। इसको हम कट कर सकते हैं और काटने के बाद क्या आएगा हमारा, ये 2:3। इसको हम 2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। अनुपात में दोनों राशियां समान इकाई में होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप मीटर में सॉल्व कर रहे हैं तो जो आपका सेकंड बी है वो भी मीटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला 2 मीटर फिर 50 मीटर, तो ये 200 मीटर फिर होगा, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए हमारा 200 सेंटीमीटर/50 सेंटीमीटर। अगर दोनों की सेम है यूनिट्स तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों पदों को उनके HCF से भाग देना है। मान लो 24:36 है हमारा, तो हम इसको इनके HCF से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2:3। इसको 12 से काटेंगे, 12 2 24 एंड 12 3 36। A:B इज इक्वल टू KA:KB। दोनों पदों को एक ही संख्या से गुणा भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता। रेशियो निकालने से पहले यूनिट इक्वल रखनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं समानुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उन्हें समानुपात कहते हैं। A:B इज इक्वल टू C:D। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल टू C/D। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। मान लीजिए A:B इज इक्वल टू C:D है तो A:D इज इक्वल टू B इंटू C। ये छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है 2:3 और 4:3 का। तो यहाँ पे 2 को 6 के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 इज इक्वल टू 3 × 4। सो ये 12 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब एक होता है हमारा मीन्स एंड एक्सट्रीम्स, बाह्य पद और मध्य पद। ए और डी क्या होते हैं, एक्सट्रीम्स पद, जो मतलब बाह्य पद, और बी और सी क्या हो गया हमारा मीन्स, मध्य पद, ठीक है। अब हमें तृतीय समानुपाती निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A:B इज इक्वल टू B:C। तो कैसे निकालेंगे, C इज इक्वल टू B² अपॉन में A, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको फॉर्मूला दिया गया है प्रत्यक्ष समानुपात का, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, यदि एक राशि बढ़े तो दूसरी भी उसी अनुपात में बढ़ती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में A:C इज इक्वल टू C:D होता है, बराबर में AD इज इक्वल टू BC। नेक्स्ट होता है व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स प्रोपोर्शनल। इसमें यदि एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि घटती है। Here are some MCQs, so pause the video and do answer in comment section. Our next subject is history. हिस्ट्री में हम अपने गवर्नर जनरल वाइसराय को पढ़ रहे थे, उसी में हम आगे देखते हैं आज बेंटिंग से लेके डलहौजी तक। विलियम बेंटिंग 1828 से 1835। विलियम बेंटिंग ने 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उनके समय में महत्वपूर्ण सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार हुए। सती प्रथा का अंत 1829 में इन्होंने क्या कर दिया था, सती प्रथा का अंत कर दिया था। बेंटिंग के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से सती प्रथा का अंत भी शामिल है। सती प्रथा निषेध विनियम 1829 जारी किया गया। यह विनियम प्रारंभ में बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। सती प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करने में राजा राममोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था। ठगी प्रथा का दमन, बेंटिंग के शासनकाल में ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। ठग संगठित गिरोह के रूप में यात्रियों को लूटते और उनकी हत्या करते थे। ठगी के दमन में विलियम हेनरी सलीवन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बेंटिंग के शासन, चलो ये तो हमने पढ़ लिया, सॉरी ये दोबारा आ गया है। ठगी का दमन किया था किसने, विलियम हेनरी सलीवन ने। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा 1835 में हुआ था। बेंटिंग के समय में अंग्रेजी भाषा एवं पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। मैकाले का शिक्षा संबंधी मिनट 1835 इस नीति के महत्वपूर्ण घटना थी। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम और यूरोपीय ज्ञान को प्राथमिकता दी गई। प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार, प्रशासन खर्च कर करने का प्रयास किया गया। सरकारी प्रशासन को अधिक व्यवस्थित और किफायती बनाने पर जोर दिया। भारतीयों को प्रशासन में अधिक अवसर देने की दिशा में भी कदम उठाए गए। विलियम बेंटिंग 1828 से 1835, 1829 में सती प्रथा का अंत, ठगी का दमन सलीमन, 1835 में मैकाले का मिनट, अंग्रेजी शिक्षा बेंटिंग के समय बढ़ावा, ठीक है। फिर हमारे चार्ल्स मैडकॉट, इनका कार्यकाल 1835 से 1836 तक रहा। ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। प्रेस की स्वतंत्रता, मैडकॉफ के समय भारतीय प्रेस पर लगे कई प्रतिबंध
बंदों को हटाया गया। प्रेस को अधिक स्वतंत्रता मिली, इसी कारण उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। थर्ड, ऑकलैंड 1836 से 1842 इनका कार्यकाल था। इन प्रथम अंगल अफगान युद्ध 1839 से 1842 तक चला। यह युद्ध अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच हुआ। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पे अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से हस्तक्षेप किया। युद्ध अंग्रेजों के लिए कठिन और महंगा साबित हुआ। ऑकलैंड के समय शिक्षा के विकास के लिए भी काफी प्रयास किए गए। और इसमें एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। चार्ल्स मैडकॉफ 1835 से 1836 प्रेस की स्वतंत्रता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ऑकलैंड 1836 से 1842 प्रथम अंगल अफगान युद्ध 1839 से 1842। ठीक है। नेक्स्ट है एलन ब्रो। एलन ब्रो का कार्यकाल 1842 से 1844 तक हुआ। इससे सैन्य कार्यवाही में चार्ल्स नेपियर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एलन ब्रो के शासनकाल में सिंध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। 1843 में सिंध का विलय हुआ। ग्वालियर का युद्ध 1843। एलन ब्रो के समय ग्वालियर का युद्ध हुआ। महाराष्ट्र और पनिहार के युद्ध 1843 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इसके बाद ग्वालियर पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। नेक्स्ट है हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848। हार्डिंग प्रथम के समय प्रथम अंग्ल सिख युद्ध हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों और सिख साम्राज्य के बीच हुआ। युद्ध के बाद लाहौर की संधि 1846 हुई। इस संधि के बाद पंजाब में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। डलहौजी 1848 से 1856 तक यह भारत के गवर्नर जनरल थे नहीं था। उन उसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में काफी विस्तार हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी की सबसे प्रसिद्ध नीति व्यापक सिद्धांत है। इस नीति के अनुसार किसी को प्राकृतिक संतान नहीं होती थी, उनके दत्तक अधिकारी का अंग्रेज स्वीकार नहीं करते थे और राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति के आधार पर सतारा, झांसी और नागपुर आदि राज्यों का विलय किया गया। झांसी का विलय 1854 में हुआ। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। डलहौजी के समय द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध हुआ। युद्ध के बाद पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया 1849 में। द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध 1852। डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध 1852 हुआ। युद्ध के बाद तेलुगु निचला बर्मा अंग्रेजी नियंत्रण में आ गया। डाक एवं तार व्यवस्था डलहौजी के समय अत्यधिक डाक व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया। 1854 का डाकघर अधिनियम महत्वपूर्ण था। विद्युत तार व्यवस्था का विस्तार किया गया। इससे दूर दराज के क्षेत्रों के बीच संचार तेज हुआ। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ये कहा जाता है कि डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी की स्थापना की और सड़कों, पुलों, नहरों तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिला। अवध का विलय 1856 में अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। इसका आधार कुशासन बताया गया। अवध का विलय व्यापक विधि सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया था। Our next subject is Child Development and Pedagogy. आज हम पढ़ेंगे पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इनका जन्म 1849 में हुआ और इनकी मृत्यु 1936 में हुई। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध कुत्तों के पाचन एवं लाल स्राव पर प्रसिद्ध प्रयोग किया, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग की अवधारणा कहा जाता है। जब किसी तटस्थ उद्दीपक को प्राकृतिक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है और बाद में वही तटस्थ उद्दीपक सीखी हुई प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगता है, तो इसे शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एक डॉग को इस तरीके से बांध के रखा था कि एक बेल बजाई जाती थी और बेल बजाने के बाद भोजन दिया जाता था, जिससे कि उसके मुंह में लार आने लगती थी। एक टाइम पे क्या हुआ कि बस घंटी बजाई गई और देखा गया कि वो लार पहले ही आ गई, भोजन मिलने से पहले ही। इसके 3 चरण हैं। अनुबंधन से पहले भोजन, लार की गिनती, लार, घंटी और कोई विशेष लार नहीं। अनुबंधन के दौरान भोजन, घंटी बजाई गई, भोजन दिया गया, लार आई। अनुबंधन के बाद घंटी बजाई, भोजन, फिर लार। तो यहाँ पर घंटी और लार क्या हो गया, CSCR। ठीक है। UCS और US मतलब अनुबंधित उद्दीपक भोजन, UCR-US अनुबंधित उद्दीपक भोजन और UCR-UR अनुबंधित प्रतिक्रिया भोजन से लार। NS तटस्थ उद्दीपक घंटी।
CS अनुबंधित उद्दीपक घंटी और CR अनुबंधित प्रतिक्रिया जो घंटी से लार आई थी उसको बोलते हैं। ठीक है। भोजन से लार प्राकृतिक है, लेकिन घंटी बजने से लार सीखने के कारण आती है। क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रमुख प्रक्रिया है। पहला, एक्विजिशन अर्जन। जब CS और UCS को बार बार प्रस्तुत किया जाता है और धीरे धीरे CR विकसित हो जाती है तो इसे एक्विजिशन कहते हैं। जैसे घंटी प्लस भोजन, फिर लार आती है, फिर बार बार घंटी बजती है, फिर लार आती है ना। सेकेंड, एक्सटिंक्शन विलोपन। जब CS को बार बार अकेले प्रस्तुत किया जाता है और UCS नहीं दिया जाता तो सीखी हुई प्रतिक्रिया धीरे धीरे कमजोर होकर समाप्त हो जाती है। मान लो घंटी बजी, भोजन नहीं दिया और उसको बार बार, तो फिर बार बार लार आनी भी कम हो जाएगी। थर्ड, स्पॉन्टेनियस रिकवरी स्वतः पुनरावृत्ति। एक्सटिंक्शन के बाद कुछ समय बीतने पर CS को दोबारा प्रस्तुत करने पर CR फिर से दिखाई दे सकती है। और इसमें फोर्थ, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। सॉरी, यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर जनरलाइजेशन आना है। ठीक है। जब व्यक्ति जीव कुछ CS से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों पर करने लगते हैं, CR फिर से दिखाई देने लगती हैं। जैसे एक विशेष घंटी से प्रतिक्रिया सीखने के बाद समान प्रकार की आवाजों पर भी प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, उद्दीपक विभेदीकरण। जब व्यक्ति जीव मिलते जुलते उद्दीपकों के बीच अंतर करना सीख जाता है और केवल विशेष उद्दीपक पर प्रतिक्रिया करता है। ठीक है। केवल अंतर पहचानता है। शिक्षा में योगदान। शिक्षा में पैवलोव का सिद्धांत का महत्व। सीखने में उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। सकारात्मक अनुभव बच्चों में सकारात्मक प्रतिक्रिया विकसित कर सकते हैं। नकारात्मक अनुभव किसी विषय या कक्षा के प्रति भय या नापसंदगी उत्पन्न कर सकते हैं। शिक्षक को सकारात्मक और सुरक्षित शिक्षण सीखने का वातावरण देना चाहिए। सेकंड, शिक्षक के लिए शैक्षणिक निहितार्थ। बच्चों को अनावश्यक डर या दंड नहीं देना चाहिए। सीखने को आनंददायक और सकारात्मक बनाना चाहिए। अच्छे व्यवहार को सकारात्मक अनुभवों से जोड़ना चाहिए। बच्चे की भावात्मक प्रतिकृति को ध्यान में रखना चाहिए। कक्षा में भय की जगह प्रोत्साहन और सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर कुछ MCQs दिए हुए हैं, सो आप वीडियो को पॉज करके इन MCQs के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करिए, ताकि आपको ये पता चले कि आपने कितना सीखा है। और यदि कोई कमी रह जाती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में आज हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। सबसे पहला है नोबेल पुरस्कार। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। सेकंड, मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया में उत्कृष्ट सामाजिक सेवा, नेतृत्व और जनहित के कार्यों के लिए दिया जाता है। थर्ड, पुलित्जर पुरस्कार। पत्रकारिता, साहित्य, नाटक और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। फोर्थ, बुकर पुरस्कार। अंग्रेजी भाषा में लिखे उत्कृष्ट उपन्यास के लिए दिया जाने वाला प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार है। फिफ्थ, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। किसी अन्य भाषा से अंग्रेजी में अनुदित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। सिक्स्थ, टेम्पल्टन पुरस्कार। आध्यात्मिक, धर्म और मानव जीवन के आध्यात्मिक आयामों में योगदान के लिए दिया जाता है। सेवेंथ, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। मानवाधिकार, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। एट, गांधी शांति पुरस्कार। अहिंसा और गांधीवादी विचारों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। नाइन्थ, ऑस्कर पुरस्कार। फिल्म उद्योग में अभिनय, निर्देशन, संगीत और तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। टेंथ, ग्रैमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों और संगीत रचनाओं को सम्मानित करने वाला पुरस्कार। 11, फील्ड्स मेडल। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट युवा गणितज्ञों को दिया जाने वाला अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार। 12, एबल पुरस्कार। गणित के क्षेत्र में असाधारण महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार। अब हम देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स जो कि हैं 21 अगस्त 2026 के। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय के 4 परियोजनाओं के लिए लगभग 9,450 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 2026 20 अगस्त को मनाया जाएगा। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो
कोइजुमी की भारतीय यात्रा के दौरान उन्होंने मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। भारत 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। 65वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेडियम में हुआ। आकाशगंगा में अब तक ज्ञात सबसे तेज गति से चलने वाले तारे का नाम S3301 है। CO2 डैशबोर्ड यह संयंत्र और प्रत्येक उत्पादक इकाई स्तर पर दैनिक CO2 उत्सर्जन की निगरानी और विश्लेषण करता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विस्तारित ट्रांजिट शिपमेंट कार्गो संचालन के तहत 4 घरेलू स्टेशनों को लंदन और कोपेनहेगन से जोड़ा गया है। 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक 2026 की मेजबानी भारत के पुणे में हो रही है। वर्ष 2026 में सद्भावना दिवस के अवसर पर राजीव गांधी की 82वीं जयंती मनाई गई। यशोदा एआई पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के बीच एआई साक्षरता, डिजिटल समावेशन और साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना है। उबर ने भारत में ट्रेन टिकट बुकिंग सुविधा शुरू करने के लिए इक्जिको कंपनी के साथ साझेदारी की है। संशोधित भारत नेट प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए डिजिटल भारत नियामक ने छत्तीसगढ़ के साथ समझौता किया है। संसदीय समिति ने दवा या चिकित्सा उपकरण के लैंडिंग मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच अंतर 20% से अधिक नहीं होने की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल में पहला कौशल महोत्सव 2026 बालूर घाट में मनाया जाएगा। अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। विश्वव्यापी वेब दिवस 1 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, नागासाकी दिवस 9 अगस्त, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त, विभाषण विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, सद्भावना दिवस 20 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती 29 अगस्त को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 प्रीवी पर 7 प्रांतीय प्रदेशों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति की गई। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई। 104वें संशोधन 2019 द्वारा आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त होने के बाद वर्तमान में प्रभावी संख्या 543 है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 सिक्किम राज्य की संरक्षण व्यवस्था बर्खास्त एवं सिक्किम भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बना। सिक्किम राज्य के भारतीय संघ में जुड़ने की सेवा शर्तों हेतु 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 सिक्किम भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित एवं 10वीं अनुसूची समाप्त। 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के लिए विधान परिषद और मंत्रि परिषद की व्यवस्था। फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस अरुंधति रॉय। सेकंड लेसन्स लाइफ टॉट मी अनुपम खेर। Third, Beneath the Surface My Story, Michael Phelps. Fourth, Parliament Power Function and Privilege, Dr. K.S. Chauhan. Fifth, Playing to Win, Saina Nehwal. Full forms IFSC, Indian Financial System Code, RTGS, Real Time Gross Settlement, UPI, Unified Payment Interface, IMPS, Immediate Payment Service, AEPS, Aadhaar Enabled Payment System. हाँ, अब हम करने वाले हैं कुछ मेजर कंट्रीज एंड देयर कैपिटल एंड करेंसी। नंबर 1 है हमारी कनाडा, कैपिटल ओटावा, करेंसी डॉलर। सेकंड मैक्सिको, मैक्सिको सिटी, पीसो। संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी, डॉलर। जमैका, ह्यूस्टन, डॉलर। ब्राजील, ब्राजीलिया, रियल। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, पीसो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन, डॉलर। भारत, नई दिल्ली, रुपया। चीन, बीजिंग, रैन मिनबी। मंगोलिया, उलान बटोर, उलान बातार, तिग्री। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया। नेपाल, काठमांडू, नेपाली रुपया। श्रीलंका,
श्रीलंका जयवर्धन कोटे विधायी एवं कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक श्रीलंकाई रुपया। बांग्लादेश ढाका टका। भूटान थिम्पू नगुंद्रम। आइए अब भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारे में जानते समझते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया। यहाँ की संसद राष्ट्रीय पंचायत है जिसमें 275 सीटें हैं। राष्ट्रीय गान सहयोग तेंगु फूल का है और आधिकारिक भाषा यहाँ की है नेपाली। राष्ट्रीय पुष्प लालीगुरस। राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनाल। राष्ट्रीय पशु गाय। राष्ट्रीय वृक्ष पीपल पाइन। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। मेजर डांसेस ऑफ नेपाल। धातु नृत्य देवजा धननाच सोटी आर्यतारा चंडी मयूरनाच लाखो मधुश्री ब्रज योगिनी नृत्य। यहाँ की प्रमुख नदी है कोसी बागमती गंडक काली अरुण और कर्नाली यहाँ की सबसे लंबी नदी है। नेपाल की प्रमुख पर्वत एवं चोटियां। नेपाल में हिमालय की बृहद लघु व शिवालिक तीनों श्रेणियों का विस्तार है। माउंट एवरेस्ट की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल के सागर माथा के नाम से जानी जाती है। धौलागिरी मकालू गौरीशंकर कंचनजंगा नेपाल व सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्र हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चलिए देख लेते हैं। नेपाल चीन व भारत के मध्य बफर स्टेट के रूप में स्थित एक पर्वतीय तथा स्थलरूप देश है। नेपाली नीवार नेरवार गोरखा शेरपा तथा भूटिया यहाँ की मुख्य जनजातियां हैं। भारत सरकार की मदद से नेपाल में त्रिशूली कोसी अरुणठड़ पंचेश्वर सप्तकोशी नाउमुरे जैसी परियोजनाएं विकसित की गई हैं। नेपाल के काठमांडू घाटी लुम्बिनी चितवन नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के सभी पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग करियर 777। वहाँ से आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। हर हर महादेव।